हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इसमें मीन, मीडियन, मोड और इसके अलावा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि भाई ये चूँकि टर्म क्लास 10 से क्लास 9 से ही आपके नॉलेज में आ जाता है, तो आपके एग्ज़ाम लेवल में, टीजीटी पीजीटी लेवल में या और अदर एग्ज़ाम्स जो हैं इसमें इसके अच्छे खासे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूले बहुत ही क्लियर होते हैं, मेन कैलकुलेशन होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए कैलकुलेशन भी कम से कम देने का प्रयास होता है। बेसिक इसके कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए, एक टर्म आता है सेंट्रल टेंडेंसी, कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है केंद्रीय मापे। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कुछ वैल्यूज के लिए उनके सेंटर को रिप्रेजेंट करे, है ना, उनके केंद्र को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसमें एक है आपका मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, और इससे भी संबंधित तमाम सारी चीज़ें सीरीज में पढ़ी हैं। वही वाला मीन है जो हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं ना, वही वाला मीन है, बट इसका दायरा बड़ा है। वहाँ आप लोग सीक्वेंस सीरीज में 2 टर्म या 3 टर्म के लिए ही ज़्यादातर आप अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टर्म और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती हैं, है ना। तो जो अर्थमेटिक मीन है, ये सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे बेहतर मेजरमेंट, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मीन या अर्थमेटिक मीन, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x के ऊपर एक लाइन बना के, ठीक है। मीन के अदर देन दूसरा जो आपका मोड और मीन और मोड है ना, तो ये आपका मीडियन भी पढ़ना है, माध्यिका और मोड भी पढ़ना है। ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए तीनों टर्मों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इन तीनों का जो रिलेशन है, ठीक है ना, इन तीनों का जो रिलेशन है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आगे भी लिखेंगे, पहले ज़रा अर्थमेटिक मीन के बारे में बात की जाए, मीन के बारे में बात की जाए। देखिए, इसका सिंपल सा फंडामेंटल है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हर व्यक्ति इसको, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये काम आप करते आए हैं। जितने भी टर्म हैं सबको ऐड कर लीजिए और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, यानी सिग्मा एक्स अपान एन या सिग्मा एक्स आई अपान एन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब वैल्यूज आपके डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब रिपीटेड डेटा नहीं होंगे, ठीक है, यानी उसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो ऐसे कंडीशन में मीन फाइंड करने का सिंपल सा तरीका सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ है। ये भी छोटी क्लासेस में इसका बहुत बेहतर उपयोग कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई इसकी विधियाँ हैं, है ना। जैसे अगर आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और वैल्यू दोनों अगर दे रखी हैं, तो ऐसे केस में हम लोग इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप पढ़ के जाइए, टीजीटी लेवल में ये नहीं कह सकते कि क्या नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है, एक सिंपल से एलिमेंट्री बात भी आ सकती है, ठीक है। या फिर इसमें ए अगर एज्यूम्ड मीन हो, इसको हम ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। ये हमारा जो फार्मूला होता है ये कहलाता है शॉर्टकट मेथड। और इसके अतिरिक्त इसी को एक्स मीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ टी अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक। ये जो मेथड है हमारा,
इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। तो ऑब्जेक्टिव लेवल में कोई बड़ी सी प्रॉब्लम देके कैलकुलेशन कराने के चांसेस कम होते, हालांकि रेयरली आने को कोई भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जानिए सब कुछ। देखिए जैसे शॉर्टकट मेथड में आपको डी का मतलब है x माइनस ए, ठीक है। जब आप x और फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो क्लास इंटरवल की हेल्प से पहले मिड वैल्यू यानी मध्यमान निकालते हैं, फिर उसके बाद एक एज्यूम्ड मीन a लेट कर लेते हैं, है ना। तो उसके बाद हर एक x की वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके हम निकालेंगे d, ठीक है। यहाँ पर a हमारा क्या है, a है एज्यूम्ड मीन, a क्या है, एज्यूम्ड मीन, ठीक। अब यहाँ पर क्या है दूसरा, इसमें जो t की वैल्यू होती है वो x माइनस ए अपान एच है, ठीक। a वही आपका एज्यूम्ड मीन है और h यहाँ पे क्या है, क्लास साइज है, ठीक। तो ये तो सारी एलिमेंट्री बातें हैं, कैलकुलेशन में काम आती हैं और ये बहुत बिगिनिंग से ही आपके टच में है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन होने की कोई चांसेस नहीं है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, मान लीजिए मीन ऑफ x1 x2 x3 डैश डैश xn इज x मीन है, देन मीन ऑफ x1 प्लस माइनस, मान लो स्मॉल ए हो गया, x2 प्लस माइनस ए, x3 प्लस माइनस ए डैश डैश, क्या होगा भाई, ये x मीन प्लस माइनस ए होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुछ नंबर्स का मीन मान लो 10 दिया हुआ है और कहा गया सब में 5 ऐड कर दें, तो नया मीन क्या होगा, जो सारे नंबर में ऐड किया वही उस मीन में भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पहले मीन था, अब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में मीन ऑफ, मान लीजिए ax1 मतलब सब में a को मल्टीप्लाई कर दें, इसको कह सकते हो कि हम स्केल में चेंज कर रहे हैं, स्केल में बदलाव कर रहे हैं। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब हमने स्केल में चेंज किया, और किसी नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने का मतलब हमने ओरिजिन में चेंज किया। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सभी वैल्यूज में कुछ ऐड करेंगे उतना मीन में ऐड हो जाएगा, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे मीन में भी उतना ही सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ जिस नंबर से हमने सबको मल्टीप्लाई किया था। और अगर हम सारे नंबर्स को डिवाइड करें, सारे नंबर को हम डिवाइड करें इस तरह से, तो मीन भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका रिजल्ट है इसका आपको ध्यान रखना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही मीन में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन में भी उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके ये जो एलिमेंट्री पॉइंट्स हैं इनका ध्यान रखेंगे। बाकी जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं वो तो आपको प्रॉब्लम के साथ साथ और क्वेश्चंस के साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। बहुत टफ सी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। पहले हम एलिमेंट्री चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरा जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं, तो मीडियन के बारे में अगर बात की जाए तो मीडियन क्या है, मिड पोजीशन पे जो है उसको सेंट्रल टेंडेंसी मानता है ना। ये विधि ऐसी है जिसमें जो मिड में है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी मानते हैं, और यहाँ पर जो एवरेज लेते हैं जो मीन में वो हम यहाँ पर मानते हैं। तो जो मीडियन या जिसको हम लोग माध्यिका कहते हैं, तो अगर मान लीजिए रैंडम डेटा है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे आपके पास
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, जैसे मीडियन ऑफ, मान लो आपको x1, x2, x3 इस तरह से xn का मीडियन निकालना है, तो ये देखा जाएगा n क्या है। हम देखेंगे अगर n की वैल्यू ऑड है तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा मीडियन होगा वो n+1/2th टर्म होगा, और दूसरे कंडीशन में अगर n की वैल्यू इवन है तो मीडियन हमारा होगा n/2th टर्म। अब n/2th टर्म का मतलब n की वैल्यू मान लो 10 है तो 10/2 5th टर्म की वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th टर्म यानी 6th टर्म हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो इस आधार पर मीडियन निकालेंगे। अब जो दूसरी और विधियां हैं मीडियन निकालने की, जैसे वहां पे हमने देखा कि भाई अगर वहां पे f और x दोनों है ना, या यहां पर भी मान लीजिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है अगर हमें, तो ऐसे कंडीशन में दो तरीके होते हैं, है ना। अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉब्लम दे रखी है और क्लास इंटरवल भी है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, चूंकि एलिमेंट्री बात इसलिए हमको इसमें डाउट नहीं है, सबको लगभग ये चीज़ें पता होती हैं कि भाई वहाँ पर मीडियन के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं। तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है ना। क्लास जब भी आप इसको करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो वैसे सिचुएशन में जहाँ पे क्लास इंटरवल है, जैसे मान लो हम एक इसमें छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से मान लीजिए 40 है, 40 से 50 है। ठीक, इनकी वैल्यूज अगर मान लो यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है, फिर ये 5 है, या मान लो इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको 13 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इनको ऐड करेंगे, जैसे 45 हो रहा है, इसको सिग्मा एफ या एन कहते हैं, है ना। सिग्मा एफ एन की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट नहीं, क्यूमुलेट होती चली जाएगी। 5 है, 15 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, और यहाँ पर 45 हो गया। जो आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टर्म होगा वो सभी फ्रीक्वेंसीज के सम के इक्वल ही आएगा। तो अब जैसे यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जैसे n की वैल्यू हमारी ऑड है तो n+1/2 करके देख सकते हैं, n/2 भी करके देख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी हमारी वैल्यू जैसे n/2 हमारा जितना भी आ रहा है, ये हमारा मान लीजिए 22.5 आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पर 22.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ है, नहीं है यहाँ पर, तो उससे जस्ट ग्रेटर जो हमारी क्लास होती है वो हमारी कहलाती है मीडियन क्लास। क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। तो मीडियन क्लास में ये है कि जो मीडियन क्लास की लोअर क्लास लिमिट वो L होती है, और मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियन क्लास के जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C या CF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये 15 है, 15 रहेगा, ये F बोला जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे F को रिप्रेजेंट करता है। तो इन टर्म्स को लेकर जो हमारा मीडियन का फार्मूला होगा ये होगा L+n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू H। H हमारा क्या है, क्लास साइज है। क्लास साइज को I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार ये चीज़ें बड़ी एलिमेंट्री हमको इसलिए भी इसमें बोलनी पड़ रही है क्योंकि कई बार ऐसा होता है इन एग्जाम्स में डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट आपको पता हैं। ठीक है, कि हमारा जो L है ये लोअर लिमिट है ऑफ मीडियन क्लास, H क्लास स्मॉल f क्या है हमारा,
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। और CF क्या है? फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो इन सभी संबंधित बातों को देखते हुए, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम इस तरह से ध्यान में रखेंगे, तो ये पॉइंट्स अगर छोटी मोटी सी कोई ऐसी टर्म आती, इसमें सारे टर्म्स दिए हों, कैलकुलेट करना हो, डायरेक्टली फार्मूले का यूज़ करना हो, तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पर फोकस क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, जिसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि हमको बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। हमारे पास हमेशा ऐसा तरीका होगा या ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको हम विद इन टाइम या कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो तीसरा वाला टर्म जाने से पहले ये जो मीडियन फाइंड करने का एक और तरीका जो होगा, वो मेथड कौन सा है? मीडियन फाइंड करने का जो हमारा नेक्स्ट मेथड हो सकता वो है ग्राफ। ठीक, तो ग्राफ के बारे में ये तो पक्की बात है कि आपको ग्राफ ड्रा करने को तो नहीं दिया जाएगा। ठीक, लेकिन इतना समझना है कि कुछ जो पेपर के पैटर्न के हिसाब से, कि जैसे हम बात कर रहे हैं मीडियन की, तो मीडियन का जो नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? हम लोग बाई ग्राफ जो मेथड यूज़ करते हैं, तो ये ग्राफ आपका कहलाता है, कौन सा ग्राफ होता है? ये ग्राफ कहलाता है ओजाइव। ठीक, ये किसके किसके बीच में बनता है? ये बनता है क्लास इंटरवल, एक वेरिएबल होगा, और दूसरा है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और CF के बीच में ये बनता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। तो इसमें क्लास इंटरवल एक तरफ आ गया, दूसरे तरफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, जैसा भी ओजाइव बने कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसके बाद जो भी n/2 की वैल्यू आती है, जहां भी हमें n/2 मिलेगा, n/2 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन ग्राफ को जिस भी जगह पे कट करेगी उसको नीचे ला के ज्वाइन करेंगे। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा M यानी कि क्या होगा? मीडियन होगा। ठीक, एक चीज से और समझ सकते हैं कि जैसे एक होता है कि ग्राफ लेस देन, और दूसरा क्या होता है? मोर देन। तो जब भी लेस देन और मोर देन का ग्राफ एक साथ बनाया जाए, तो जहां पे दोनों काटते हैं इस तरह से कुछ बनेगा। लेस देन का और मोर देन का जो है, सॉरी मोर देन के लिए इस तरह से ग्राफ आएगा, लेस देन का ऐसे जाएगा। तो जहां पर दोनों काटेंगे उस पॉइंट को एक्स एक्सिस यानी क्लास इंटरवल पे जाके मीट कराया जाएगा, ये हमारा होगा मीडियन। क्या होगा? मीडियन हो जाएगा। तो इन तरह तरह से हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से जो मोड होता, मतलब हम लोग इसके जो है उन जनरल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो हमें बेसिक पॉइंट के तौर पर, एलिमेंट्री पॉइंट के तौर पर, ऑब्जेक्टिव पॉइंट के तौर पे जानना है। अब आप ये खुद सोचिए कि अगर किसी, मान लीजिए कुछ टर्म्स हैं उनका मीडियन मालूम है और सब में कोई एक नंबर ऐड कर दें तो क्या होगा? तो वही नंबर उस मीडियन में भी बढ़ जाएगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी का नहीं है, मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सब अगर सेपरेट सेपरेट वैल्यूज हैं, तो देखिए अगर हम सब में सेम नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा? जो मीडियन की जो पोजीशन थी, मीडियन कैसे लिया गया है? जो मिड में उसी को मीडियन लिया गया है, या कोई एक मिड में नहीं मिला है तो दो का जो जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म 10 है आपके, तो मिड में तो एग्जैक्टली कोई नहीं है। तो इन 10 टर्म में आप देखेंगे कि इन्होंने 5th और 6th को ऐड करके बाई 2 कर लिया है।
तो मतलब जब सब में वही नंबर ऐड हो गया इन 10 नंबर में, तो जो मीडियन लेंगे उसमें भी उतना ही ऐड होगा। तो ये छोटी छोटी बातें अपने लॉजिक से भी ध्यान रखेंगे, बाकी हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो साथ में ये पॉइंट आता जाएगा। देखिए अब इसमें जहाँ तक मोड की बात है, तो मोड क्या बताता है कि जिसकी रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है वही मोड है ना, मतलब जिसका बहुमत है वो क्या है, मोड है। तो एक ये भी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का तरीका होता है कि जिसका बहुमत है उसको मान लो सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो मोड का मतलब ये होता है कि टर्म विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो वैसे तो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ रैंडम वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो वहाँ पर जिसकी जो सबसे ज़्यादा बार आए वो मोड हो गया। या मान लीजिए अगर हमें x और f दिया हो, तो इसमें जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारा मोड हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह से दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे, कहेंगे भाई फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा, 20 की, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, 20। आप सब लोग ये बहुत एलिमेंट्री बात जानते हैं, बस इसका जो फार्मूला है वो भी ध्यान रख लें। फार्मूले की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिया जाए। वैसी सिचुएशन में आपको एक जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग कहेंगे मॉडल क्लास, है ना। जैसे इस तरह से, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये L होगा, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, L होगी, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको F1 बोलेंगे, इसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलेंगे। आप इसको अलग अलग तरीक़ों से सिंबल को भी बदल के आप FM, FM+1, FM-1 लेते हैं, चूँकि मैंने पहले बताया कि एग्जैक्टली क्लास 10 की चीज़ है, इसमें कहीं पे कोई समस्या नहीं है। फिर भी मैंने कहा फार्मूला तो फार्मूला, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा गया है, तो सिर्फ एक जो उनका पैटर्न यानी जो कंटेंट्स है उसको कवर करने के लिए बात भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उम्मीद है ये सबको मालूम ही होगा। H क्या है, हमारी क्लास साइज है, ठीक। तो इस तरह से हम मोड का भी टर्म निकाल सकते हैं। अब एक जो इनके बीच का आपस का रिलेशन है कि भाई मोड और मीडियन और मीन में क्या रिलेशन होगा, तो वो तो बहुत ही रिपीटेड टर्म है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, याद भी होगा। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ कि मोड इज इक्वल टू 3 मीन -2 मीडियन, ठीक है। इस तरह का एक फार्मूला होता है, इसकी ज़रूरत जो है आपको ज़रूर उम्मीद है पड़ेगी आपके एग्ज़ाम में। अब ये भी जानते हो आप लोग कि जैसे मीन में जैसे थोड़ा सा एक पॉइंट चूँकि ये सीक्वेंस सीरीज़ में भी आता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो यहाँ पर भी इसकी बात कर लेते हैं कि AM, GM और HM। तो इसमें अगर ये 2 नंबर के लिए है, अगर मान लीजिए A और B का है, 2 नंबर A और B का अर्थमेटिक मीन A+B/2, ज्योमेट्रिक मीन √AB, और हार्मोनिक मीन, एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे जो टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे उनका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो उस पैरामीटर से जैसे ए बी अगर हार्मोनिक में है तो 1/A किस में होंगे, हमारे AP में हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इसका निकालेंगे तो 2AB/A+B आता है। इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे। इसके अदर देन अगर नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा हैं तो अर्थमेटिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
तो अर्थमेटिक में आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मान लीजिए n टर्म्स भी हैं तो अर्थमेटिक मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो am इज इक्वल टू होगा वो वही आपका फिक्स है, जितने नंबर हैं वो तो हम लोग पढ़ते ही आए अभी कि जितने नंबर हैं डिवाइड करके नंबर आप टर्म से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको बहुत सारे टर्म मिलते हैं तो आप सबको ये क्या निकाल लो, आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, सबको प्रोडक्ट कर लो और उसका पावर 1/n रख लो। और अगर उनका हार्मोनिक मीन निकालना है ऐसी सिचुएशन में तो डायरेक्टली जितने टर्म हैं और 1/n/1/x1 1/x2 1/x3 और प्लस 1/xn, इसको नीचे सिग्मा 1/x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इनको टर्म कैसे निकालेंगे, अगर एक से ज़्यादा भी हो गए, दो से ज़्यादा हो गए। हाँ, ये बात एक जनरल तौर पर कही जा सकती है कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर, हालांकि इक्वल टू भी हो सकता है लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है। इन जनरल अर्थमेटिक मीन अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ a एंड b are two different numbers, then arithmetic mean greater than or equal to geometric mean greater than हार्मोनिक मीन। जब डिफरेंट है तब तो पक्का है, ठीक है। लेकिन अगर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन अगर है तो इसका मतलब तभी ये पॉसिबल होगा जब वो a इक्वल टू क्या हो, b हो, है ना। मतलब जब दो नंबर सेम होंगे तो उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सब के सब आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से संबंधित हैं वो तो आप सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। हमें और कौन से बिंदु पढ़ने हैं, अभी इस पर जो सेकेंड फेज में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि भाई जो प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करते करते इसके कॉन्सेप्ट आपके और बेहतर क्लियर होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक चीज़ें और भी हैं, जैसे एक टर्म होता है रेंज, या हमारा क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है, क्वार्टाइल रेंज भी होता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे बेसिक बात ये है कि जैसे आप देखिए रेंज का मतलब क्या है। रेंज का मतलब है कि जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है तो छोटे मोटे पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। और एक टर्म और आएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 आपने पढ़ा होगा, Q3 होता अपर क्वार्टाइल, Q1 क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल होता है, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे क्वेश्चन में मीन निकालना भी होता है, लोअर और अपर क्वार्टाइल भी निकालना होता है। तो लोअर क्वार्टाइल 1/4 डेटा को रिप्रेजेंट करता है और अपर क्वार्टाइल 3/4 डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे जो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के बाद ये जो टर्म्स हैं ये डेविएशन को बताते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे लिए मुख्य बातें हैं इसमें हमें देखना है कि मीन डेविएशन क्या होता है। देखिए डेविएशन का एक तरह से मतलब ये हुआ कि जैसे मीन डेविएशन की बात करेंगे तो मीन से
हर एक वैल्यू की जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम लोग कहेंगे मीन डेविएशन, है ना। तो मीन डेविएशन निकालने का आप देखते हैं कि मीन डेविएशन इसमें भी किसी के अबाउट भी कह सकता है, अबाउट मीन भी कह सकता है, अबाउट मीडियन भी कह सकता है। तो अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो हम लोग इसके लिए फार्मूला सिंपल लगाएंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का एक्स माइनस एक्स मीन मैग्नीट्यूड का सिग्मा अपान नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें यही है कि भाई हर एक मीन अगर आपको पता है तो हर एक नंबर में से मीन को माइनस करके उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो वो विक्षेप दिखाएगा, डेविएशन दिखाएगा मीन से प्रत्येक नंबर की, या प्रत्येक नंबर की मीन से हमको क्या दिखाएगा, दूरी दिखाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी भी अगर दी है तो कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन अपान एन हो जाएगा। या फिर अगर ये अबाउट मीडियन भी कहते हैं तो सेम तरह से मीन के जगह पर क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, है ना। अबाउट मीडियन का मतलब कि आपको पहले तो मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर फार्मूले में जहां जहां मीन है वहां पर क्या रख देंगे, मीडियन मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग डेविएशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, बड़ा ही कॉमन चीज़ है और उसका यूज़ भी कहीं ना कहीं इसके इस चैप्टर के अतिरिक्त भी किया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोबेबिलिटी में भी आप पढ़ते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग ये स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा टर्म वेरिएंस एक कहलाता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब वर्किंग दोनों की सेम है, अगर हम पहले वेरिएंस निकाल दें और उसका रूट ले लें तो मिल जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसका स्क्वायर कर दें। तो कैलकुलेशन में आप देखेंगे कि चूंकि टर्म रूट में आते हैं इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रूट में आता है, इसलिए वेरिएंस निकालना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो सिंपल फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपान एन, ये रूट में। तो ये है क्या भाई, एक्स की वैल्यूज दी, मीन निकाल के सब में से मीन को माइनस कर लो, फिर उसको स्क्वायर करके ऐड कर लो। लेकिन इसको हम दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एक्स अपान एन का होल स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ये ऐसे भी लिया जा सकता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब ये चीज़ें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ जाएं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, भाई फ्रीक्वेंसी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये बात मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव में कहीं हमें पूरी कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, बस ये है कि सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि फार्मूले में क्या कैसे बदलाव आएगा। जैसे मीन निकालते समय हम अलग अलग सिचुएशन में फार्मूलों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं कि कहीं शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, कहीं स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे, तो यहाँ भी वही फार्मूले उसी रूप में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, बात वही है। ये मीन तो का मतलब तो मीन है ही, क्योंकि ये जो टर्म लिखा यही मीन ही है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसमें मान लीजिए हम जो दूसरे मेथड मीन के लिए लगाते थे वही मेथड यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं इसमें जो हमारे सिग्मा की वैल्यू है ये इस तरह के जगह पर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ, है ना, माइनस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे मान लीजिए एक दूसरा टर्म होता है जिसमें हम लोग कहते हैं ना टी निकालते हैं, स्टेप डेविएशन दिए, तो आपका कौन सा ये शॉर्टकट वाला मेथड जो मीन निकालने के लिए डी जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही डी फाइंड करेंगे। लेकिन जो हमारा मेथड होता है
जिसमें हम t का टर्म लगाते हैं तो सिग्मा एफ टी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ टी माइनस सिग्मा एफ टी अपान सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इंटू एच भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एच से डिवाइड करके आया है, यानी जो हमारा स्टेप डेविएशन वाला तरीका है वो भी यहाँ पर काम करता है। मैंने पहले बताया कि इसका उद्देश्य सिर्फ फार्मूलों का एक बार रिवीजन कराना है, क्योंकि पूरी की टोटल कैलकुलेशन तो आपको मिलनी है नहीं, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। अब इसमें आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि दोनों का जो रिलेशन बताया था उसके हिसाब से कोई चीज़ अगर पूछा जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग बदल लेंगे। देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्केल पर डिपेंड करेगा। मतलब ये हुआ कि इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1, x2, x3, xn इज सिग्मा, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 प्लस माइनस ए, x2 प्लस माइनस ए, xn प्लस माइनस ए इज कितना होगा, सिग्मा ही होगा। इस ओरिजिन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax1, ax2, ax3, axn, मतलब अगर सारे नंबर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिग्मा से वो कांस्टेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही वेरिएंस की बात होगी तो वेरिएंस में ये स्क्वायर टाइम हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका, ये तो इसके लिए था, है ना, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, कंक्लूजन क्या निकला कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पर क्या करता, इंडिपेंडेंट करता है, बट डिपेंड ऑन स्केल, स्केल पर निर्भर करेगा या स्केल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी पॉइंट्स अभी मैंने इसके बारे में बताए, और अब मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके जो जितने भी आए हुए प्रॉब्लम्स हैं ऑब्जेक्टिव के वो एक एक करके डिस्कस करूंगा। साथ में कुछ सप्लीमेंट्री बातें हो सकता अभी हमने ना बताई हों, वो भी हम आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर जो आपको प्रोवाइड होगा उसमें और भी एडिशनल पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।